वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। महाराष्ट्र में अब आगे क्या? दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कैंप लगातार हावी होता जा रहा है। एक एक कर शिवसेना के विधायक शिंदे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। शिंदे और उनके साथी बागी विधायकों ने गुवाहाटी से मुंबई के लिए उड़ान भर दी है। आपको ये भी जानकारी दी कि शिंदे मुंबई में विधानसभा डिप्टी स्पीकर से मिलने वाले हैं और उधर दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को नोटिस का डर भी दिखाया है। महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल मची हुई है उसने देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उद्धव ठाकरे के सामने सत्ता ही नहीं बल्कि पार्टी के नेतृत्व का भी संकट सामने खड़ा है। आखिरकार सत्ता और संगठन की चाबी कहां पर है? महाराष्ट्र की सियासत के इस उथल पुथल के बीच आगे के संकेत किस तरीके से देखते हैं, इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी और हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है जो डिस्कशन के लिए हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो महाराष्ट्र में आगे क्या? अब हर खेमे में बैठक और रणनीतियों का दौर चल रहा है। गुवाहाटी में हुई शिंदे गुट की अहम बैठक जिसमें मुंबई पहुंचने वाले हैं एकनाथ शिंदे और रवाना होने से पहले कामाख्या मंदिर भी शिंदे गए हैं और आज डिप्टी स्पीकर से एकनाथ शिंदे भी मिलने वाले हैं जहां पर उन्होंने एक चिट्ठी भी उन्हें सौंपी है। शिंदे कैंप का ये दावा है कि 7 निर्दलियों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। बाला साहेब के हिंदुत्व के लिए ये विरोध किया गया है। एकनाथ सत्ता से पहले पार्टी पर पकड़ बनाना चाहते हैं शिंदे और एकनाथ शिंदे गुट का 40 विधायकों के साथ होने का दावा भी है। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से बुलावा भी आया है। अब वो दिल्ली भी पहुंचेंगे, बैठकों का दौर भी चलेगा और फडणवीस महाराष्ट्र सियासत के चाणक्य भी हैं। तो ये कहा जाता है क्योंकि देखिए अब ये जो सियासी उठापटक है इस बीच जो फडणवीस हैं वो दिल्ली पे आ चुके हैं जहां पर वो बैठक करेंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहेगी वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। बृजमोहन पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। रीता सिंह जी प्रवक्ता है बीजेपी की। सनी मोतीराम कनौजिया नेता है एनसीपी के। आप सभी का हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बृजमोहन जी आप ही से करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक है, उथल पुथल है, उसे किस तरीके से आपका अनुभव कह रहा है? क्या आपका आकलन समझ में आ रहा है? किस तरीके से आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? मनीषा जी धन्यवाद आपका। आपका प्रश्न है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो मैं एक थोड़े में बताऊं कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अब उसके पास बहुमत नहीं है। हाँ। अब आगे क्या होगा, लड़ाई इसकी है। ये पूरी लड़ाई अब जो है कानूनी दांव पे इसमें लड़ी जा रही है। अभी शिवसेना ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उनकी रणनीति है कि 16 विधायकों के सदस्यता रद्द होने के बाद जो शिंदे गुट का दावा है कि 39 एमएलए उनके पास या 40 एमएलए है, वो संख्या घट के नीचे आएगी और 2/3 बहुमत उनके साथ यदि नहीं होता है तो बाकी विधायकों पर सत्ता जाने का खतरा बढ़ाएगा। एक और बात है, ये माइंड गेम भी चल रहा है। 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जब शुरुआत होगी तो बहुत संभव है कि जो उनके पास विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं उनके मन में ये बात आएगी कि कहीं अपनी सदस्यता न जाए। इस डर से हो सकता है कि वो वापस लाएं। एक घटना बताता हूं आपको। विलासराव जी देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय यही नारायण राणे शिवसेना लीडर ऑपोजिशन थे, उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी और फ्लोर पर जब फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी ने जितने बागी विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की। जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें 6 विधायकों ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया और उसी पर सरकार बच गई थी। अब शिवसेना का गेम यही है कि गुवाहाटी से यदि विधायक लौटते हैं, क्षेत्र में उन पर दबाव है, जनता उनको दबाव बनाई हुई है, यदि उसमें से कुछ विधायक का मन बदलता है तो ये गेम पलट सकता है। ये शिवसेना या उद्धव ठाकरे ये अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम लड़ाई में अब उसमें जो हथियार चलाने हो, चाहे कानूनी दांव पेच हो, चाहे विधायकों पर दबाव बनाना हो, चाहे उनको मजबूरन महाराष्ट्र लाना हो, ये सारे जो अस्त्र हैं वो चलाए जा रहे हैं। आपको वेट ऑन वॉच की स्थिति में जाने होगा। और एक सवाल और आपका था कि महाराष्ट्र में सत्ता और संगठन किसके पास होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवसेना या किसी पार्टी का
मुखिया कौन होगा, पार्टी किसके साथ होगी, इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष के फ्लोर पर नहीं होता। इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन में जाना होगा, और इलेक्शन कमीशन में सिर्फ विधायकों के डिवीजन की बात नहीं है, वहाँ विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जो जिले के अध्यक्ष है, तहसील के अध्यक्ष है, ऑफिस बियरर है, मतलब शिंदे गुट को बताना होगा कि न विधायक बल्कि पार्टी भी स्प्लिट हुआ है और पार्टी का अधिकांश हिस्सा मेरे साथ है। वो इलेक्शन कमीशन के पास फैसला जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास हियरिंग होगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना रहेगी या कि शिंदे के पास शिवसेना रहेगी। ये आगे की लड़ाई, यानी कि अब कानूनी कार्रवाई का इंतजार करना होगा और कानूनी कार्रवाई पूरी होने पर आगे जो विकल्प बचता है वो कानून ही बचता है। ठीक है, सनी मोतीराम जी, क्या आने वाले समय में किसी तरह का कोई स्कोप देख रहे हैं कि सरकार अब बचेगी? ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बचेगी, ये बात की बात है। हाँ। जितने आमदार और जो भी XYZ नगर सेवक है वो अभी शिंदे साहब के साथ जा रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो सब शिवसेना के ही है ना, और शिवसेना का मेन मुखिया अपने माननीय बाला साहब ठाकरे हैं और उनके जो लड़के हैं, पुत्र है उदय ठाकरे, तो उन्हें इनके साथ जाना चाहिए, तो वो शिंदे साहब के साथ जाके क्या कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है पहली बार। और शिंदे साहब खुद एक शिवसेना के प्रवक्ता है ना। लेकिन और आगे की जो निर्णय है, जो आगे की जो निर्णय है, सनी जी, एकनाथ शिंदे ने तो मुख्यमंत्री पद भी ठुकरा दिया है। अब क्या संकेत देने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? अभी वो जो आगे का डिसीजन है, जो अभी जो डिसीजन, अभी बैठक तो चालू है, आपको पता ही है, तो जो डिसीजन होगा अभी उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा क्या करना है अभी। ठीक है, रीता सिंह जी प्रवक्ता है बीजेपी की, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, अब बीजेपी में भी हलचल मच चुकी है, क्योंकि देखिए बीजेपी तब से ज़्यादा आश्वासन में, भरोसे में है जब से MLC के चुनाव हुए महाराष्ट्र में। बीजेपी जीती है, क्रॉस वोटिंग वहाँ पर हुई और यही वजह है कि MLC जो चुनाव है वो बीजेपी के खेमे में आए। क्या बीजेपी आश्वस्त है पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को लेकर? बता दूं कि 2.5 साल में ये लोगों ने बस अपनी सरकार बचाई है और अपने लोगों को बचाया है। महाराष्ट्र में काम करने वाले बीजेपी थे, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो कहीं बाढ़ पीड़ित हो, चाहे कहीं रेप केस हो, चाहे कहीं भी कुछ भी बात हुई थी, तो 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया था। और ये शिवसेना लोगों को बचाने के लिए हमेशा वो खाली ये रहते थे कि मैं अपने पक्ष को बचा लूं, और कोई इनका ये नहीं था। बस हमेशा एक ही चीज उनका चलता था कि मैं अपने पक्ष को बचा लूं और मेरे लिए कोई ये नहीं होगा। रीता जी, अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस तो अब दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पर वो बैठकें करेंगे, अब अगला कदम बीजेपी का क्या होगा? जो कहेगी, जैसे ही बीजेपी में लोग बहुमत आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, सामने से स्वागत किया जाएगा, और हम किसी को मनाने या किसी से कुछ मांगने नहीं जाएंगे। जब वो सामने से आएंगे तो उनके लिए हम खुले दरबार की तरह स्वागत करेंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी वाले जनता की सेवा करने के लिए जो हमारे साथ आएगा हम उनके साथ जुड़ के उनके साथ कार्य करेंगे, ना कि अपनी लोगों को बचाने के लिए 2.5 साल गुजार दें और जनता जनार्दन भूखे मर जाए। और अब बरसात का सीजन है, बरसात यानी रीता जी आप ये कह रही हैं कि जो शिवसेना है और जो एनसीपी है, इन्होंने बस 2.5 साल अपनी सरकार बचाने और अपनी सरकार के लोगों को बचाने का ही काम किया। आज भी आपके सामने है मनीषा जी, आप देख सकती हैं, आपके सामने है कि आज भी जनता पीड़ित है, जनता के पास नौकरी नहीं है, जनता भूखा मर रही है। कोरोना काल में जो 2.5 से 3 लाख लोग मरे हैं, उनके खेमे में जो आना चाहिए था वो सारी चीजें नहीं आई है, परंतु ये लोग खाली बस अपने लोगों को कहते हैं वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है, उन्हीं को बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप सोच लीजिए जनता की सेवा कौन कर रहा है? हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हर जगह पे कार्य कर रहे हैं। जाके लोगों को पूछिए कि 2.5 साल सरकार ने क्या की है, राष्ट्रवादी ने क्या किया है, शिवसेना ने क्या किया, आप जाके उन्हें पूछिए, वो खुद बताएंगे कितनी तकलीफों से क्या हुआ है, कैसे सरकार उन्होंने चलाई है। और मेरे हिसाब से, और आप एक बच्चे को जाके पूछ सकते हो कि महाराष्ट्र में द बेस्ट गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है अच्छी से। किस लिए धमकी देंगे?
वो खाली ब्लेम पे ब्लेम। जब उनको पहले तो राज्य दिखता है, राज्य से संतुष्ट होते हैं कि नहीं कुछ हो पाएगा, तो कोविड के टाइम पे भी उन्होंने कैसे संभाला है सरकार, वो आप ही जानते हैं मैडम। चाहे वो प्रधानमंत्री तक, वो पूर्व मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक वो उंगली उठाने का ही कार्य करते हैं। आप देख लीजिए पेट्रोल का दाम पूरे भारत देश में हर राज्य में कितना गिरा, परंतु महाराष्ट्र में देख लीजिए अपनी मनमानी का ये खाली खेल खेल रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जहां भी पुत्र मोह की राजनीति चलती है वो राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। पुत्र मोह की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं रहती है, बहुत सारे राज्यों में था और हुआ। आज कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं, कांग्रेस में एक ही अध्यक्ष बनेगा, माँ बनेगा या बेटा बनेगा। तो आपके सामने है, ये खाली अपने लोगों को बचाने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। इनको जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। सोचे मैडम कि लोग उनको बचा रहे हैं, ये कर रहे, बट आप एक घर में जाके बच्चे को पूछिए ना कि सरकार किसकी चल रही है। अगर कोई नाराजगी थी, अगर कोई मनमुटाव था तो एकनाथ शिंदे की तरफ से पहल नहीं की गई या फिर पार्टी ने उनसे बातचीत नहीं की। क्या कुछ वो कारण रहा कि आज एकनाथ शिंदे बिल्कुल अलग हैं? और ना केवल एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ कई और विधायक हैं, 37 विधायक हैं जो उनके साथ अलग हैं। वो किस तरीके से आप देख रहे हैं अब आने वाले वक्त में? क्योंकि देखिए सरकार के ऊपर खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन अब उसे आप पार कैसे पाइएगा? ये एकनाथ साहब को 2.5 साल के बाद समझ में आया ये बात। हाँ, जब सर ने सब अच्छी तरह से सब संभाला, सब कुछ किया, उसके बाद उनको समझ में आई ये सब बात कि नहीं, हमें सरकार छोड़ के जानी चाहिए। हाँ, और वो किसकी सरकार ज्वाइन कर रहे? मेन तो शिवसेना तो मेन सब बाला साहब ठाकरे की है ना सर। हाँ, तो उन्होंने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत काम किया या कुछ उन्होंने गलत सरकार चलाई है। अभी जो भी उन्होंने किया, आप एक बच्चे को घर घर जाके पूछिए ना, वो खुद ही बता देंगे आपको कि गवर्नमेंट कैसे चलाई है, क्या किया है, क्या नहीं किया। हर एक लोगों को उन्होंने राशन पानी सब एक एक आदमी को उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने कभी जात पात नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये है, वो है। हाँ, उन्होंने हर एक आदमी को एक ही बोला, भाई तुम महाराष्ट्र में आ रहे हो ना, तुम्हारा स्वागत है। ना सनी जी, पार्टी के अंदर जो कलह है, जो गुटबाजी है, उसे तो नहीं बचा पाए वो। भले उन्होंने जनता के लिए काम किया, लेकिन अपनी पार्टी को जब बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बड़ी असफलता है सरकार की। मैडम, वो पार्टी का जो इंटरनल मैटर है, बट उन्होंने जनता के लिए काम किया ना, मेन तो जनता है ना मैडम। हाँ, अब सीएम साहब जनता के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बताइए। ठीक है ब्रजमोहन जी, अब आने वाले वक्त में ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि शिंदे से ईडी भी पूछताछ कर सकती है और ईडी भी उन्हें समन के लिए बुला सकती है। क्या इसका प्रभाव भी अब राजनीति पे पड़ेगा? मैं एक पत्रकार के तौर पे ये नहीं बोल सकता कि इस पूरे खेल में कहीं ईडी, सीबीआई या एजेंसियां हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ईडी भी पूछताछ अब शिंदे से कर सकती है और ऐसे में अब वो मुंबई भी आ रहे हैं वापस गुवाहाटी से, तो क्या इसका असर भी अब पड़ेगा एकनाथ शिंदे और उनके जो समर्थक हैं उन पर? ऐसा जो महाविकास अघाड़ी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस खेल के पीछे पूरी तरह से सेंट्रल एजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। हो सकता है कि शिंदे के साथ भी ऐसा हो, तो मैं इस जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि क्योंकि कई मंत्री सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं, उसमें एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं। अभी एक खबर आई थी कि उनके एक बहुत करीबी जो उनका कारोबार देखते थे, कोई जोशी जी, उनको 15 दिन पहले ईडी ने नोटिस जारी किया था और वो 15 दिन से नॉट रीचेबल है। तो शिंदे साहब से ईडी पूछती है तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं नहीं समझता कि राजनीतिक खेल के बीच में इस तरह का कोई एजेंसी का दखल। इस चीज को किस तरीके से देखेंगे कि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं तो एक सच्चा शिव सैनिक हूँ और मैं शिव सैनिक ही रहूंगा, लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि किसी तरह के मतभेद थे और कहीं ना कहीं वो मनमुटाव था, लेकिन पहल क्यों नहीं की गई, उन्हें मनाया क्यों नहीं गया? अब ये नौबत आन पड़ी है कि दो खेमों में पार्टी बट गई है। नहीं, उद्धव जी के बारे में, मैं उद्धव ठाकरे के बारे में बताऊंगा कि वो कभी डायरेक्ट सरकार में रह करके सरकार नहीं चलाई। उद्धव उनके बाला साहब ने भी, बाल ठाकरे ने भी जब युति की सरकार 95 to 99 चलाई थी तो रिमोट कंट्रोल के तौर पर चलाई थी, मातोश्री से बैठ के सरकार चलाई थी और उस समय के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को उन्होंने आधे घंटे में एक विभाग प्रमुख के जरिए लेटर भेज करके इस्तीफा मांग लिया था। उद्धव ठाकरे जब डायरेक्ट सरकार में गए तो वो ये बात लोगों ने फील किया है, बहुत सारे लोगों ने फील किया कि उन्होंने, एक तो उनका जनता से संवाद कम रहा, दूसरी बात है कि विधायकों की स्थिति ऐसी थी कि विधायक उनके तक जाना चाहते थे और उन तक रीच नहीं थी। उनके इर्द गिर्द के लोग भी जो विधायकों को जो संभालना चाहिए तो उस तरह
का व्यवहार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि शिवसेना एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। इस तरह के रीजनल पार्टियां एक जो है इमोशनल पर खड़ा होती हैं। ये सब मातोश्री और बाला साहब ठाकरे के मानने वाले लोग थे और ये किसी के दबाव में किसी के लालच से जाने वाले नहीं थे। ये लोग ऐसे थे कि यदि उद्धव ठाकरे का संवाद इनके साथ अच्छा होता तो मैं नहीं समझता था कि जो स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा वो करना पड़ता। तो एक तो कमी है रही उनकी। दूसरी बात है कि युवा सेना जो है उनके पुत्र एक तो खुद मुख्यमंत्री बन गए और उनके पुत्र को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। उनकी भी जनता से संवाद नहीं रहा। वो भी सरकार में होने के कारण सरकार के कामों में बिजी रहे। और विधायक जिस तरह से आप डिप्टी सीएम यहाँ पर अजीत पवार हैं उनको देखेंगे कि 9 बजे ऑफिस आते हैं तो उनके ऑफिस में 10 से 15 विधायक बैठे रहते हैं। वो स्थिति शिवसेना में नहीं थी और इसको लेकर के अंदरूनी कई बार चर्चा हुई, नाराज भी थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा विद्रोह के पीछे ये सब चीजें। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीति भी है और राजनीति ये है कि शिवसेना के जो नेता अपने अपने क्षेत्र में पैदा हुए हैं वो जिंदगी भर कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ संघर्ष करके बड़े हुए हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार में आने के बाद अपने क्षेत्रों में असहज महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जिनके खिलाफ हमने जिंदगी भर चुनाव लड़ा, जिनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और लड़ करके विधायक बने, उसके बाद आज उन्हीं के साथ से काम करना पड़ा। तो नेता तो मिल गए लेकिन जनता का मिलन नहीं हो पा रहा था। और एक डर ये भी था कि अगला चुनाव हुआ और इन केस हमारा टिकट कट गया, क्योंकि अलायंस में जब चुनाव लड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों का टिकट कटेगा। कमजोर कड़ी है ब्रिज मोहन जी, ये बहुत एक कमजोर कड़ी है कि आप जनता से संवाद नहीं साध सके। संवाद तो दूर, आप उनकी समस्याओं को नहीं समाधान उनका कर सके, ठीक है। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ मुंबई आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी जानकारी मिल रही है कि एक तरफ नहीं भी आ रहे हैं। तो ये पूरा असमंजस में जो पूरा मामला है वो अटका हुआ है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, शिवसेना मैं आपको पहले भी बताया था, शिवसेना के जो लास्ट गेम है ना, अंतिम ब्रह्मास्त्र, वो ये है कि विधायकों को किसी तरह से मुंबई बुलाया जाए। ऐसे उनको उम्मीद है कि बहुत सारे विधायक दबाव में वहां रुके हुए हैं और उनके घरों से भी दबाव आ रहा है कि भाई जबरदस्त रोका गया। देखिए, आप शिवसेना जो है बहुत एग्रेसिव पार्टी है। इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद किसी भी जिले में कोई बगावत नहीं हुई, न तो जनता सड़क पर होती। उनको एक आशा है, रोक के रखा गया है कि जो विधायक अपने साथ आएंगे, लाने की कोशिश हो रही है, और नहीं आए तो फिर उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन यदि मुंबई आएंगे और शायद उद्धव ठाकरे से आमना सामना हो, संवाद हो, तो हो सकता है कि उसमें से 2-4-10 विधायक टूट जाएं। और ऐसी हालत में यदि शिंदे की संख्या कम होती है समर्थकों की, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ेगा और तब जो है उनके लिए बहुत कठिन का समय होगा। शिवसेना इसी गेम में उनको फंसाना चाहती है और शिंदे उसमें फंसते जा रहे हैं। अभी उन्होंने 16 विधायकोों को उन्होंने नोटिस दिया है, याचिका दाखिल किया कि इनकी सदस्यता रद्द करो। उनको विधानसभा अध्यक्ष के साथ नोटिस जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि जब याचिका की सुनवाई होगी तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने उनको बैठना पड़ेगा। और इन केस उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद वहां पे आप कोर्ट की समस्या जानते हैं कि कोर्ट भी नोटिस देगा, उसके लंबे प्रोसेस है। तो शिवसेना के जो बागी विधायकों को उनको 2 महीना तक रोक करके रखना, ये बहुत ही बड़ी चुनौती होगी शिंदे के सामने। यही जो रणनीति है और इसी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अब शिवसेना आगे बढ़ती जा रही है कि अगर सियासत गर्म है उसको नर्म किया जाए और ये जो पूरा मामला है उसको अटका दिया जाए ताकि जो विधायक है वो टूटते चले जाए, और यही उद्देश्य शिवसेना का भी है। लेकिन सनी जी, मैं आपकी तरफ अब आना चाहूँगी। एक तरफ तो शिंदे का सवाल है कि चलिए एकनाथ शिंदे के साथ 37 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे ने भी तो पहले ही संदेश दे दिए थे जब उन्होंने अपना आवाज़ छोड़ा था, वर्षा छोड़ा था। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से अपना मंत्री पद हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं सियासी संकेत जो थे वो पहले से मिलने शुरू हो गए थे। सनी जी, शायद ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। रीता जी, देखिए यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का सवाल तो ठीक है, उनके पास समर्थक है और भारी तादाद में उनके साथ विधायकों का समर्थन भी है, लेकिन अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे ने शायद पहले ये संदेश देने शुरू कर दिए थे। उन्होंने वर्षा छोड़ दिया, उसके बाद वो मातोश्री पहुंचे जहां पर नारेबाजी भी हुई। उससे पहले आदित्य ठाकरे ने भी ट्विटर हैंडल से अपना मंत्री पद हटा दिया था।
जब उन्हें पता है कि हाँ। उनकी राजनीति चल नहीं पाएगी और वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, वही हाल है। उन्होंने वो जान चुके थे कि जो मेरे शिव सैनिक जो भाई हैं वो वापस उनके पास लौटने वाले नहीं है, क्योंकि जब आप सोचिए कि इतने बड़े विधायक और मंत्री, जो भी मंत्री बने हुए लोग हैं, वो 4-4 टर्म के विधायक रह चुके हैं और उनको एयरपोर्ट से लौटाया जाता है, अयोध्या जाने नहीं दिया जाता है। जब हिंदुत्व की बात आती है उनको बात करने नहीं दिया जाता है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं। तो आप सोचिए ना कि वो जान चुके थे कि आगे हमारे भाई हमसे नहीं मानेंगे, तो वो मन के हारे हार हो गए और मन के जीते जीत। एक प्रतिक्रिया में सनी जी से भी लेना चाहूंगी इसी सवाल पर। सनी जी, उद्धव ठाकरे ने पहले ये संदेश देने शुरू कर दिए थे, उन्होंने वर्षा छोड़ा था और वो मातोश्री पहुंचे थे जहां पर नारेबाजी भी हुई थी। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने भी अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री पद हटा दिया था, तो यानी संदेश तो पहले ही से ही दिए जा रहे थे। पहले से संदेश नहीं दिए जा रहे थे। हाँ। हेलो जी जी जी, आवाज मिल रही है जी सनी जी। आवाज डबल आ रही है। हेलो हेलो जी सनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो हेलो ठीक है, एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, अगर हम ये समझें कि अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत का असर यहाँ के लोगों पर क्या पड़ेगा, तो आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या इसका असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा? क्योंकि देखिए जनता के बीच रीता जी ने कहा कि जिस तरीके से आप भी ये मानते हैं कि शिवसेना की ये बहुत बड़ी नाकामी रही कि लोगों से संवाद नहीं साधा गया, तो अब क्या जो सियासी हलचल है, सियासी उथापतल है, उसका असर लोगों पर पड़ेगा महाराष्ट्र में? आपने देखा होगा जनता का जो है ना वो बहुत शार्प मेमोरी है। हाँ। आज की घटना पर बहस करती है, 10 दिन के बाद कोई दूसरी घटना आती है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इस तरह के खेल पहले मध्य प्रदेश में हुए, कर्नाटक में हुए, विधायकों का ड्रामा हुआ, इस्तीफा दिए, फिर वापस चुन के आए और चुन के भी आ गए थे। आपने राजस्थान में देखा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में विधायक 1 महीने तक कैंप किए रहे, वापस आए और फिर सरकार चला रहे। जनता को टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लिया जाता है। सब लोग, उनको पता है कि जनता आज सड़कों पर है, कल गुस्सा करेगी मीडिया के सामने और परसों फिर सामने खड़े हो। जनता का कोई सवाल नहीं है, सब अपनी इसमें राजनीति सिद्ध करने का ये सब खेल चल रहा है। मैं एक और बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के सामने महाराष्ट्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आएगी, इस तरह की पूरी संभावना बनती दिख रही है। और एक बीच में एक और खेल हो सकता है। जिस तरह से सरकार नहीं चल रही है, सारे सरकार के मंत्री बाहर हैं, गुवाहाटी होटल में बैठे हुए हैं और बाकी सरकार के मंत्री अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और राज्यपाल का इस पर पैरी नजर है और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यदि किसी तरह के गलत फैसले होते हैं तो संविधान का हवाला देते हुए और राज्य में सरकार नहीं चल रही है, जनता के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इस तरह का कारण दिखाते हुए राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। हाँ। ये भी एक संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। यानी ये तमाम वो विकल्प हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, सनी जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सनी जी, हम संदेश की बात कर रहे थे, उद्धव ठाकरे ने पहले संदेश देने शुरू कर दिए थे जब उन्होंने वर्षा आवास छोड़ा था। उन्होंने पहली बात थी कि संदेश वगैरह पे दिए तो बात ठीक है। हाँ। बट उन्होंने पूरा जनता के ऊपर फोकस किया ना, जनता के ऊपर ही काम किया ना, जो भी किया। नहीं, लेकिन तो जनता तो उनसे आज भी जुड़ी हुई है ना। भले उन्होंने वर्षा क्यों छोड़ा, वो मातोश्री क्यों गए? अभी वो इनके इंटरनल मैटर है, उस विषय पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे मैडम। ठीक है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि किसी तरह का कोई संदेश नहीं था। ठीक है, तो सियासी जो हलचल है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले वक्त में जो महाराष्ट्र की सियासत है वो किस तरफ अपना रुख करेगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया और आप तीनों ने हमें अपना वक्त दिया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो सियासत जो है वो किस तरफ अपना रुख पलटेगी वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो बड़ी तादाद में विधायकों के साथ गुवाहाटी में पहुंचे हुए हैं। हालांकि दो मत बन रहे हैं कि वो मुंबई आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी वो मुंबई नहीं आएंगे, इस तरह के कोई आसार नहीं है। अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस तरफ करवट लेती है वो आने वाला वक्त बताएगा और ये देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।